हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का B19 कंपटीशन एकेडमी में। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएंगी मौर्य साम्राज्य अशोक सम्राट के विषय में। और मैं एस.एन. मिश्रा आपका स्वागत करता हूं B19 कंपटीशन एकेडमी में। दोस्तों चलो देखते हैं मौर्य साम्राज्य अशोक सम्राट के विषय में। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक क्या है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक, किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अच्छा ठीक, थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, मौर्य वंश के बारे में समझ लेते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। घनानंद को हराकर और चाणक्य के सपोर्ट से ये गद्दी पर बैठता है। ठीक, और ये किसका संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद उत्तराधिकारी आता है बिंदुसार आता है, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन आता है? अशोक। हमें पढ़ना है अशोक के बारे में। कहाँ से शुरू हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट। ठीक, अशोक सम्राट को कई नामों से बुलाया जाता है, तो वो किस नाम से बुलाया जाता है ये ध्यान दीजिए। जैसे बौद्ध साहित्य में अशोक को चंद्रशोक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में अशोक को क्या कहा जाता है? चंद्रशोक कहा जाता है। क्या? चंद्रशोक। ठीक, उसके बाद में अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी या देव का प्यारा कहा जाता है। ठीक, फिर अशोक के मास्की शिलालेख तथा गुर्जरा स्तंभ लेख में अशोक का नाम अशोक होने का प्रमाण मिलता है। अशोक के मास्की शिलालेख तथा गुर्जरा स्तंभ लेख में अशोक का अशोक होने का प्रमाण मिलता है। ये पूछा जाता है पेपर में, अशोक का अशोक होने का प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? अशोक का अशोक होने का प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? मास्की शिलालेख और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम अशोक होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नी का नाम असंगमित्रा, और एक पत्नी और थी करुवाकी। ठीक, और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम संगमित्रा, और पुत्र जो थे उनका नाम महेंद्र। अच्छा, अशोक ने अपनी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को ये बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि अशोक ने अपनी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस जगह भेजा था? तो श्रीलंका। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो किनके बारे में पढ़े? माता का नाम सुभद्रांगी और पत्नी का नाम असंगमित्रा, और एक और थी करुवाकी, और पुत्री का नाम पढ़े संगमित्रा, पुत्र का नाम पढ़े महेंद्र। अब इनके पौत्र का नाम पढ़िए जिन्होंने नागार्जुन गुफा प्रदान की है, जिन्होंने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की है, और उनका नाम क्या था? दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की है। अच्छा, इनका भी बताया गया आपको, राजाभिषेक हुआ था। ये सिंहासन पे कब बैठते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए।
ये सिंहासन पर अशोक जो है सिंहासन पर बैठ तो जाता है 273 ईसा पूर्व में। अशोक सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व में बैठता है, लेकिन इसका जो राजाभिषेक होता है 269 यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ। कितने साल बाद हुआ? 73, यानी 4 साल बाद अशोक का राजाभिषेक होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपने देखा अशोक 273 पर सिंहासन पर बैठा, 269 पर राजाभिषेक हुआ, और फिर देखिए 4 साल बाद इसका राजाभिषेक होता है। सिंहासन पर बैठने के बाद 4 साल बाद इसका राजाभिषेक होता है, और ये 8वें साल क्या करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के राजा नंदराज को हराकर तोसाली पर अधिकार कर लिया। अशोक, इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के राजा नंदराज को हराकर तोसाली पर अधिकार किया। ये चीज़ पूछा जाता है, कई पॉइंट है, इसका पूछने का तरीका क्या होता है। प्रश्न बनता है अशोक सम्राट ने राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के किस राजा को हराया था? तो वहाँ पर आप नंदराज याद रखिएगा। ठीक, एक ये बन जाता है। दूसरा, अशोक सम्राट राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के राजा नंदराज को हराकर किस राज्य पर या किस जगह का अधिकार हासिल किया था? तो वो अधिकार कहाँ हासिल किया था आप बताएंगे। तो तोसली, कौन सा? तोसली, इस पर। ठीक, अच्छा, ह्वेनसोंग के अनुसार, ह्वेनसोंग थे। अब कई इतिहासकार हैं, उन्होंने अपना अपना व्यू दिया है। ठीक, और इनमें बहुत सारे मत मिले हुए हैं, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट व्यू के हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं। तो ह्वेनसोंग के अनुसार उन्होंने कहा था अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। याद दीजिएगा, कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किनके अनुसार कहा गया था? तो ह्वेनसोंग के अनुसार। ये पेपर पीसीएस पेपर में पूछा हुआ था, तब हमने आपको इनका नाम बताना उचित समझा। तो अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी ये ध्यान दीजिएगा। शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त। ठीक, और इसको किसने बताया? ह्वेनसोंग। किसने? ह्वेनसोंग के अनुसार। और किस धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। चलिए आगे देखते हैं। राज तरंगणी के अनुसार अशोक शिव भक्त थे। कई इतिहासकार हैं अपना अपना अशोक के बारे में मत दिए हैं। जैसे ह्वेनसोंग ने कहा उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इन्होंने राजतंगड़ी ने कहा अशोक शिव भक्त था। ठीक, और महावरा के अनुसार कहा गया अशोक आजीवक संप्रदाय का था। ये भी एक संप्रदाय था, जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय या बौद्ध संप्रदाय, वैसे राजतंगड़ी के अनुसार शिव भक्त था। महावरा के अनुसार अशोक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और सारनाथ, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ, सांची और लघु स्तंभों में अशोक ने अपने आप को धैर्य रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। किसमें? धैर्य रक्षक के रूप में। कौन कौन से? सारनाथ, सांची और लघु स्तंभों में। ठीक, ये 3 जगह इन्होंने धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके अभिषेक से मिला है। महावरा ने बताया था कि आजीविक संप्रदाय के हैं। राजतंगड़ी के अनुसार बताया गया था शिव भक्त थे। ह्वेनसोंग ने बताया उपगुप्त थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के बताया। सबने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया है। ये पेपर के लिए आपसे ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म
के अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे, इसकी जानकारी किसने दी है? तो ह्वेनसांग ने दी है। किसने? ह्वेनसांग ने दी है। और किससे लिए थे? उपगुप्त नामक भिक्षुक से लिए थे। ठीक। फिर ऐसे पूछ लिया जाता है, अजीपक संप्रदाय के अनुयायी थे अशोक, इसको किसने कहा बताया? मुहावरा के अनुसार बताया गया है। राजतंगनी के अनुसार अशोक को क्या बताया गया है? अशोक को शिवभक्त बताया गया है। ये सब ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट है, इसीलिए हमने सबका नाम ऐड किया है, सबका नाम बताया। अच्छा, सारनाथ साची, सारनाथ साची लघु स्तंभों में, लघु सारनाथ साची और लघु स्तंभों में अशोक ने अपने आप को धैर्य रक्षक बताया। क्या बताया है? धैर्य रक्षक बताया है। चलिए आगे देते हैं। अशोक के द्वारा जो मुख्य कराए गए निर्माण हैं, वो क्या क्या निर्माण है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अशोक द्वारा कराया गया मुख्य निर्माण और उनके द्वारा की गई यात्रा। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। अशोक द्वारा जो कराया गया है मुख्य निर्माण, वो ध्यान देते हैं। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सांची का स्तूप भारत के किस रुपए के नोट में छपा है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जानकारी है, तो आप ज़रूर बताइए सांची का स्तूप भारत के किस रुपए के नोट में, कितने रुपए के नोट में आपको सांची का स्तूप मिलता है, और ये मध्य प्रदेश में है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया है, वो भी कहाँ का? मध्य प्रदेश है। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों, जो कि बिहार पे है, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 स्तंभों का कर्ज चौपर विश्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 स्तंभों के कर्ज चौपर विश्व झोपड़ी सुदामा का, ये एक गुहा लेख आएगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, ये एक गुहा लेख में आएगा। जैसे आपको पढ़ाएंगे हम इनके अभिलेखों के बारे में, तो इनके अभिलेख के 3 खंड हुए हैं। इनके अभिलेख के 3 खंडों में बांटा है इतिहासकारों ने। एक तो इन्होंने इनको बताया गया शिलालेख, जो कि 14 बताया गया, जिसमें फिर बढ़ जाता है शिलालेख को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है दीर्घ शिलालेख, एक लघु शिलालेख, फिर एक आता है गुहा लेख, और एक आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में भी 7 प्रकार के हैं। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिलहाल B19 कंपटीशन एकेडमी में जो अशोक सम्राट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान दीजिए, ये आपके पेपर व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 स्तंभों का कर्ज चौपर विश्व झोपड़ी सुदामा का निर्माण कराया है। कहाँ पर कराया है? बराबर की पहाड़ियों में 4 स्तंभों का कर्ज चौपर है। अच्छा, भारत के शिलालेख प्रारंभ अशोक ने किया है। भारत में जो शिलालेख है वो किसने प्रारंभ किया है? अशोक ने किया है। शिलालेख का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया है? अशोक ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अशोक के शिलालेख में 4 कितने प्रकार की लिपि थी? ये ध्यान दीजिए, 4 लिपि थी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये पूछा जाता है। अभी आपको बताएंगे कि ये अपने भारत में कौन सी लिपि। अगला देखेंगे अफगानिस्तान में जो है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि मिली है। ठीक। और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। ठीक। पेशावर में उत्तर
पश्चिम पाकिस्तान खरोष्टी में जो है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि है और अफ़गानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक लिपि है। भारत में जो कि आप जहाँ हैं भारत में, और भारत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यू है जो कि परीक्षा के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत में ब्राह्मी लिपि मिली है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। इसको याद रखिएगा। भारत में जो इनके लेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और ज़्यादातर ये आपको मिले होंगे उसमें किस में आएंगे? ये स्तंभ लेख में आएंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अशोक के जो हैं उस सभी अभिलेखों का विवरण मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आगे अशोक के सभी अभिलेखों का विवरण बताऊंगा, जिसमें क्या बताऊंगा यह ध्यान दीजिएगा, आप देखना ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो के बिना आपका ये लेक्चर अधूरा लगेगा। 14 शिलालेख पढ़ाया जाएगा, गुहा लेख पढ़ाया जाएगा और स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख और 14 शिलालेख में दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख के बारे में बताया जाएगा। कब से कौन से स्तंभ लेख पढ़े गए हैं, कौन से इनके शिलालेख पढ़े गए हैं और 14 शिलालेखों में क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं, ये आपको अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। सो गाइस, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। B19 कंपटीशन आपका आभार व्यक्त करता है समय देने के लिए। थैंक्स। ओके।